हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। तो अपडेटेड माइंड मैप की सीरीज में हमारा आज अगला चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले जैसा चैप्टर था आज भी वैसा ही है। हमें सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है। तो शुरू करते हैं चैप्टर के नाम से। तो देखो, दो टर्म है, मूवमेंट और लोकोमोशन। मूवमेंट क्या होता है आपको पता है? मूवमेंट मतलब होता है कोई भी आप हाथ पैर को ऊपर नीचे करते हैं, है ना, सर को इधर उधर करते हैं, ये मूवमेंट होता है ना। या आप एक जगह हैं, एक जगह से मान लेते हैं यहाँ पे थे आप, यहाँ से यहाँ पे आ गए, तो ये मूवमेंट होता है क्योंकि आपने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और एक पॉइंट से चल के आप दूसरे पॉइंट की ओर गए। ठीक है। अच्छा, लोकोमोशन क्या होता है? ऐसा मूवमेंट जिसमें आपकी लोकेशन चेंज हो जाए। अगर किसी मूवमेंट के दौरान आपकी लोकेशन चेंज होती है तो उसे लोकोमोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंसान यहाँ पे खड़ा है ना, और पहले उसके हाथ ऐसे नीचे थे, बाद में उसने अपने हाथ ऐसे ऊपर कर दिए, तो ये मूवमेंट हो गया, लेकिन ये लोकोमोशन नहीं है। लोकोमोशन तब होगा जब ये इंसान अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे पहुंच जाए। मान लेते हैं वो इंसान आके यहाँ पे खड़ा हो गया, तो ये हो गया मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों। तो लोकोमोशन मतलब ऐसा मूवमेंट जिसमें लोकेशन चेंज होती है, उसे लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे डेफिनेशन आप देखो लोकोमोशन। एक मिनट, है ना। लोकोमोशन क्या होता है? मूवमेंट दैट चेंजेस लोकेशन। ऐसा मूवमेंट जिसमें आपकी लोकेशन चेंज हो उसे लोकोमोशन कहते हैं। तो ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। भाई सारे लोकोमोशंस मूवमेंट होंगे क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो आप अपने हाथ पैर को हिलाओगे ही, है ना। लेकिन सारे मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं होते, क्योंकि मूवमेंट तो एक जगह खड़े होकर भी आप कर सकते हैं, है ना, उसमें जगह लोकेशन नहीं चेंज होती। ठीक है। मेथड ऑफ लोकोमोशन किस चीज पे डिपेंड करता है? तो याद रखना, हमेशा दो चीजों पे मेथड ऑफ लोकोमोशन डिपेंड करता है किसी ऑर्गेनिज्म का। पहला, वो किस हैबिटेट में रह रहा है। जैसे आप जमीन पे रहते हैं तो आप हाथ पैरों का इस्तेमाल करते हैं, मछलियां पानी में रहती हैं तो वो फिन का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। तो हैबिटेट मैटर करता है। दूसरा, डिमांड ऑफ सिचुएशन, मतलब कैसी सिचुएशन है। नॉर्मली आप पैदल पैदल जा रहे हैं, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो आप दौड़ने लगते हो, है ना। या फिर एक आप कह लो कि जैसे बंदर वंदर है या चिड़िया होती है, जैसे चिड़िया नॉर्मली क्या होती है, अगर जमीन पे तो ऐसे फुदक फुदक के चलती है ना, लेकिन अगर हवा में है तो उड़ने लगती हैं। तो देख रहे हो, लोकोमोशन यहाँ पे या मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाता है मेथड। ठीक है। तो हैबिटेट और डिमांड ऑफ सिचुएशन, यानी सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है उसके हिसाब से जो मूवमेंट होता है वो आपका मेथड ऑफ लोकोमोशन होता है वो चेंज होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट कितने तरह के होते हैं? अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अमीबॉयड मूवमेंट जो होता है स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। आपको पता है अमीबा कैसे चलता है? उसका अपनी शेप चेंज होती है ना। उसमें स्यूडोपोडिया नाम के फॉल्स फीट निकलते हैं, उन्हीं के द्वारा उसका मूवमेंट होता है। ठीक है। तो उसको अमीबॉयड मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, स्यूडोपोडिया बनता कैसा है? तो जो अमीबा या फिर जो भी सेल्स होती हैं उनके अंदर माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं उनके द्वारा स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूबीसीज के अंदर एमीबॉयड मूवमेंट देखा जाता है ना। अमीबा के अंदर तो देखा ही जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन डब्ल्यूबीसीज जो हमारी होती है उनके अंदर भी एमीबॉयड मूवमेंट होता है। ठीक है। सीलियरी मूवमेंट, जो सीलिया होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर जो मूवमेंट होता है, उनके द्वारा जो मूवमेंट किया जाता है वो सीलियरी मूवमेंट होता है। जैसे हमारी ट्रैकिया होती है, विंड पाइप के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलियरी मूवमेंट होता है ना। सीलिया को आपको पता है, जैसे मान लेते हैं ये फेलोपियन ट्यूब है, तो उसमें ऐसे छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर की तरह के स्ट्रक्चर। तो जैसे नाव आदमी चलाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एक नाव है, तो नाव चलाने के लिए वो आपने देखा है कई सारे वो लगाए रहते हैं, चप्पू जिसे आप कहते हैं, है ना। और ये चप्पू जो होते हैं वो एक साथ मूवमेंट करते हैं, एक साथ आगे जाना, एक साथ पीछे जाना। इसी तरीके से सीलिया का कुछ मूवमेंट होता है। ठीक है। तो ट्रैकिया और फेलोपियन ट्यूब में सीलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है। मस्कुलर मूवमेंट हमारे मसल्स में देखने को मिलता है, जैसे लिम्स, हाथ पैर हो गए, टंग हो गई, ये सब हमें मसल से बनी हुई है, तो इसमें मस्कुलर मूवमेंट होता है। ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं मसल पे। ठीक है, हम अपनी मसल के बारे में पढ़ते हैं। मसल जो होती है ये मेसोडर्मली डिराइव्ड है। आपको पता है हमारे अंदर तीन जर्म लेयर्स पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो जो मसल होती है ये मेसोडर्म वाली लेयर से बनता है, इसलिए हम कहते हैं मसल इज मेसोडर्मली डिराइव्ड। ठीक है। हमारी बॉडी का 40 से 50% वेट हमारी मसल्स का होता है। ठीक है। लोकेशन के बेसिस पे तीन तरह की मसल होती है। स्केलेटल मसल उन मसल को कहते हैं जो हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, ये हमारे मूवमेंट में बहुत हेल्प करती है। विसरल या स्मूथ मसल उनको कहते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसल है। जैसे जो हमारे पेट में मसल है वो एक स्मूथ मसल है या विसरल मसल है। ठीक है। स्मूथ मसल्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, स्केलेटल मसल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। कार्डियक मसल यानी जो हमारे हार्ट में मसल पाई जाती है उसे हम कार्डियक मसल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तीनों तरह के मसल पढ़ लेते हैं। जैसे पहला स्केलेटल मसल, एसोसिएटेड टू बोन्स, हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है। स्ट्राइप्ड होती हैं, मतलब आप स्केलेटल मसल देखोगे तो इन पे ऐसे लाइनिंग बनी होगी, है ना, ऐसे लाइनिंग बनी होगी ऐसे। ठीक है।
इस तरह से लाइनिंग बनी होगी, तो इसी को कहते हैं हम स्ट्राइप्ड या स्ट्राइटेड कहते हैं, है ना, स्ट्राइटेड अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो लाइनिंग होती है, इस वजह से स्ट्राइप्ड या स्ट्राइटेड मसल कहते हैं इनको, ठीक है। और ये वॉलंटरी होती है, वॉलंटरी मतलब हम अपने हिसाब से इनको कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारी बाइसेप्स हैं, हम अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा विसरल या फिर स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये इनर वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, हॉलो इंटरनल ऑर्गन, जो हमारे हॉलो इंटरनल ऑर्गन है उनकी इनर वॉल्स में पाई जाती हैं, जैसे हमारा स्टमक हो गया, है ना, इनके ऊपर कोई स्ट्राइसेंस नहीं होता, तो इनके ऊपर जो लाइनिंग होती है वो नहीं पाई जाती, स्ट्राइसेंस नहीं होते, और ये इनवॉलंटरी होती है, यानी हमारे कंट्रोल में ये नहीं होती है, ठीक है। पेट अपने आप काम करता है, पेट की मसल्स अपने आप काम करती हैं, मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना होता है ना, या आपको नहीं करना होता है, ठीक है। कार्डियक मसल यानी जो हार्ट में मसल्स पाई जाती हैं वो कार्डियक मसल होती हैं, ये स्ट्राइटेड होती हैं, मतलब इनके अंदर स्ट्राइसेंस यानी लाइनिंग देखने को मिलती है, और ये इनवॉलंटरी होती है, ठीक है, यानी हम हार्ट की मसल्स को ऑब्वियसली कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो याद रखना स्केलेटन मसल और कार्डियक मसल दोनों स्ट्राइटेड होती है, लेकिन स्केलेटन मसल वॉलंटरी होती है जबकि कार्डियक मसल इनवॉलंटरी होती है, ठीक है। अब मसल का जो सेल्स होती हैं उनको जरूर देखते हैं। जो मसल फाइबर होती हैं, बेसिकली जो मसल की सेल होती है ना, आप सिंपल भाषा में समझो, ठीक है, मसल की जो सेल होती है उन्हें हम मसल फाइबर कह दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मसल फाइबर क्या है, मसल की सेल, ठीक है। तो जो मसल फाइबर होते हैं ये सिंसाइसियम होते हैं, सिंसाइसियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, एक मसल फाइबर आप देखोगे तो उसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो मसल फाइबर होती है ये एक तरह की सेल ही तो है, ये सिंसाइसियम कंडीशन इसके अंदर होती है, सिंसाइसियम मतलब होता है एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो मसल फाइबर है या जो मसल की सेल है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा कहते हैं, यहाँ पे नाम बदल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। सार्कोलेमा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कह देते हैं, तो सार्कोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर, सिंपल सी बात, ठीक है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का, यानी इसमें काफी ज्यादा मात्रा में कैल्शियम आयन रखे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है पहले सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म आपको पता चल गया, साइटोप्लाज्म है ना, तो सार्कोप्लाज्म जो होता है हैव मेनी पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स, जो मसल फाइबर है या मसल सेल हैं उनके सार्कोप्लाज्म में कई सारे पैरेलल अरेंजमेंट में फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम मायोफाइब्रिल या फिर मायोफिलामेंट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट है ये दो तरह के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। जो एक्टिन होते हैं इन्हें हम, ये थिन होते हैं, है ना, इधर से, ठीक है। एक्टिन जो होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, और इन्हें लाइट बैंड कहा जाता है, ठीक है। जो मायोसिन होते हैं ये थिक होते हैं यानी मोटे होते हैं, और इन्हें डार्क बैंड कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक्टिन को लाइट बैंड के अलावा आई बैंड भी कहते हैं, यहाँ पे आई जो होता है ये आइसोट्रोपिक के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। और जो मायोसिन होता है इसको डार्क बैंड के अलावा ए बैंड भी कहा जाता है, और ए यहाँ पे एन आइसोट्रोपिक के लिए स्टैंड करता है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे आप समझोगे कि आइसोट्रोपिक एनाइसोट्रोपिक क्यों गया गया, तो अगर आप एक्टिन को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो ये काफी ज्यादा एक हद तक समान तरह का दिखता है ना, एक जैसा दिखता है, तो आइसोट्रोपिक टर्म उसी वजह से यूज होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक तरह का दिखता है। एनाइसोट्रोपिक यानी जो मायोसिन होता है उसमें थोड़े से वेरिएशंस दिखते हैं, तो इस वजह से उसको एनाइसोट्रोपिक कहते हैं, ठीक है। तो आइसो और एनाइसोट्रोपिक का यहाँ पे यही सिंपल मीनिंग है। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसा अरेंजमेंट है मायोफाइब्रिल्स का, यानी एक्टिन और मायोसिन का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये देखो एक लाइन है यहाँ पे, लाइन छोड़ो पहले, ये देखो ये एक एक्टिन है, ठीक है, ये एक क्या है, एक्टिन है, ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, तो ये क्या है, तीनों एक्टिन फिलामेंट है। ऐसे इधर भी ये एक्टिन फिलामेंट और ये भी एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। तो देखो दो एक्टिन फिलामेंट या फिर जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं ना उनके बीच में एक लाइन पाई जाती है, आप कह लो ये जेड लाइन, ये जेड लाइन, जेड लाइन क्या है, एक्टिन फिलामेंट्स के जो बीच में लाइन पाई जाती है ना, ये दोनों लाइन जो मैंने अभी आपको सामने दिखाया, ये दोनों क्या है, जेड लाइन। तो अगर आपको कहा जाए कि जेड लाइन क्या होती है, तो जो एक्टिन फिलामेंट्स के बीच में लाइन पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं जेड लाइन, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, ये एक एक्टिन है ना, ऐसे नहीं, ठीक है, ये एक एक्टिन फिलामेंट है और ये एक एक्टिन फिलामेंट है, दोनों के बीच में कौन सी लाइन, जेड लाइन, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बेसिकली जुड़े हुए हैं, कैसे, जेड लाइन से। ये एक एक्टिन फिलामेंट है, ये दूसरा एक्टिन फिलामेंट है, दोनों के बीच में लाइन कौन सी है, जेड लाइन, जेड लाइन से दोनों जुड़े हुए हैं, ऐसे ही दोनों साइड, ठीक है। तो जेड लाइन आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये एक्टिन फिलामेंट कुछ इस तरीके से होते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ जरा।
ठीक है। अच्छा, ये जो बीच में मैंने आपको दिखाया है एक ये और ये एक, ये दोनों क्या है, मायोसिन। ठीक है, तो एक्टिन इधर है साइड साइड में और बीच में दोनों के क्या है, मायोसिन है। मायोसिन के बीच में से एक लाइन गुजरती है जिसे हम एम लाइन कहते हैं। तो एम लाइन मायोसिन से गुजरेगी और जेड लाइन क्या होगी, दो जो एक्टिन फिलामेंट होंगे उनके बीच में पाई जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब जो ये दो जेड लाइन के बीच का एरिया है, मतलब यहां से लेके यहां तक, ये जो मतलब दो एरिया है पूरा का पूरा, इसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। ठीक है। और जो सार्कोमेयर होता है ना, यही होता है यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मतलब जब आप मसल जो होती है आपकी, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो जो सिकुड़ती हैं, तो वो बेसिकली क्या सिकुड़ रहा होता है, सार्कोमेयर। या जो वो फैलती हैं तो क्या फैल रहा होता है, सार्कोमेयर फैल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एच जोन क्या है, एच जोन मतलब मायोसिन का, मायोसिन फिलामेंट का वो पार्ट है जो कि एक्टिन फिलामेंट से कवर नहीं है। आप देखो, मायोसिन फिलामेंट का ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट जो है वो एक्टिन फिलामेंट से कवर नहीं है। बाकी यहां तक तो एक्टिन फिलामेंट है, यहां भी एक्टिन फिलामेंट है। तो एम या मायोसिन का जो वह पार्ट, मायोसिन का वो पार्ट जो कि एक्टिन फिलामेंट से कवर नहीं है, उसे हम कहते हैं एच जोन। ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना, ये फिगर अगर आप बना दोगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, है ना। यह आप याद रखोगे तो ऑब्वियसली नीट में ये काम आएगा। ठीक है आपके। अब यहाँ पे आ जाओ, दो तीन चीजें लिखी हुई है जैसे मैंने। सार्कोमेयर क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यही कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट होती है। और ये बिटवीन टू जेड लाइन, मतलब दो जेड लाइन के बीच में जो भी पार्ट आता है उसे हम कहते हैं सार्कोमेयर। ठीक है। एच जोन क्या होता है, पार्ट ऑफ ए बैंड या कह लो मायोसिन विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाई आई बैंड या कह लो एक्टिव, मतलब मायोसिन का वह भाग जो कि एक्टिन से ओवरलैप्ड नहीं है। ठीक है, उसे एच जोन कहते हैं। ठीक। अब देखो, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, क्या होता है कि दोनों जो एच जोन है, सॉरी, दोनों जो जेड लाइन है वो पास पास आती है, ये जेड लाइन इधर और ये जेड लाइन इधर। तो कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति में जो दोनों जेड लाइन होती है, मान लेते हैं पहले जेड लाइन यहाँ और यहाँ थी, ये दोनों क्या है, जेड लाइन है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दोनों जेड लाइन आपस में पास पास आ जाएंगी, ये जेड लाइन और ये जेड लाइन पास पास आ जाएंगी। तो जो ये एक्टिन फिलामेंट है, ये काफी ज्यादा हद तक मायोसिन फिलामेंट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है। तो मायोसिन फिलामेंट कुछ ऐसा है और एक्टिन फिलामेंट पूरा इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। तो बेसिक मैंने बता दिया, बाकी आपने पढ़ा होगा डिटेल में ये, है ना। तो ये हमारा पहला पेज था। अब आते हैं दूसरे पेज पे। अब जरा एक्टिन और मायोसिन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक्टिन पे आते हैं। जो एक्टिन होता है ये दो एफ एक्टिन से मिलकर बना होता है। ठीक है। जो एफ होता है इसमें फिलामेंटस के लिए स्टैंड करता है ना। तो एक एक्टिन जो है वो दो फिलामेंटस एक्टिन से बना होता है। अब ये जो फिलामेंटस एक्टिन होता है ना, ये जी एक्टिन का पॉलीमर होता है। ठीक है। यहाँ पे जी जो होता है वो उसे ग्लोबुलर कहते हैं, तो ग्लोबुलर एक्टिन का पॉलीमर होता है। ठीक है। अब इसी चीज को हम उल्टा पढ़ते हैं। जो जी एक्टिन होता है उसके पॉलीमराइजेशन से बनता है एफ एक्टिन, और दो एफ एक्टिन से बनता है एक्टिन। ठीक है। तो यहाँ पे जी और एफ का पता ही आपको, जी मतलब ग्लोबुलर और एफ मतलब फिलामेंटस है। ठीक है। इसके अलावा एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायोसिन होता है, जिसके ऊपर ट्रोपोनिन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर ट्रोपोनिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, छोटे छोटे होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब उसके ऊपर लगे हुए होते हैं पूरे। ठीक है। दूसरा हमारा मायोसिन है ना, एक एक्टिन, और दूसरा मायोफिलामेंट कौन सा, मायोसिन। मायोसिन जो होता है वो लगभग 300 मेरोमायोसिन से बना होता है। तो 300 छोटे छोटे मेरोमायोसिन जो होते हैं वो मिलकर मायोसिन बनाते हैं। ठीक है। ये जो मेरोमायोसिन होता है इसके तीन भाग होते हैं, हेड, शॉर्ट आर्म और टेल। जो हेड और शॉर्ट आर्म होता है, इन दोनों को मिला के क्रॉस आर्म कहा जाता है, और इन्हीं दोनों को मिला के HMM यानी हैवी मेरोमायोसिन कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए क्रॉस आर्म क्या होता है, तो हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के हम क्रॉस आर्म कहते हैं। या फिर हैवी मेरोमायोसिन क्या होता है, हेड और शॉर्ट आर्म को मिला के हम हैवी मेरोमायोसिन कहते हैं। ठीक है। जो टेल होती है ना, इसे हम कहते हैं लाइट मेरोमायोसिन या फिर LM। ठीक है। मायोसिन हेड इज एक्टिव एटीपेज एंजाइम। जो मायोसिन का हेड होता है, हेड वाला पार्ट, वो एक एक्टिव एटीपेज एंजाइम है। अब एटीपेज एंजाइम मतलब एटीपी को बनाने वाला एंजाइम, यानी वो उसका काम क्या है, एटीपी को बनाना। ठीक है। जरा यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पे आते हैं, है ना। पहले मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, पहले ये चीज देख लेते हैं। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है ना, उसके लिए एक थ्योरी दी गई है जिसे कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है। ये थ्योरी कहती है जो थिन फिलामेंट्स होते हैं वो स्लाइड होते हैं ओवर थिक फिलामेंट, यानी थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड होते हैं, और ये फिगर में भी आपको दिखता है ना। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, है ना।
ये हमारे थिन फिलामेंट्स है यानी एक्टिन्स है ना, ये हो गया एक्टिन, ये हो गया एक्टिन, और ये हमारा क्या है थिक फिलामेंट यानी मायोसिन। तो थिन वाला और थिक के ऊपर क्या करता है स्लाइड करता है ना, ऐसे जो एक्टिन होता है वो इतना दूर दूर नहीं होता है ना, पास होता है, वो ऐसे इसके ऊपर स्लाइड कर जाता है, ठीक है। तो इसी से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि ये जो दोनों जेड लाइन होती है ये पास पास आ जाती है स्लाइडिंग की वजह से, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसमें थिन फिलामेंट्स थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या होता है, ये नीट का मतलब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है, तो याद रखना। जेड लाइन पास पास आ जाती है, आपको पता है दोनों जेड लाइन एक दूसरे के पास आ जाएंगी, एच जोन रिड्यूस हो जाता है, ये भी आपको साफ यहाँ पे दिख रहा है। एच जोन क्या होता है, वो पोर्शन मायोसिन का जो कि एक्टिन से कवर नहीं है। अब जब जो जेड लाइन पास पास आएंगी तो एक्टिन भी पास पास आएगा, तो ये पोर्शन जो है ये कम हो जाएगा है ना, रिड्यूस हो जाएगा, तो इस वजह से हम कहते हैं एच जोन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। आई बैंड भी यहाँ पे क्या होता है रिड्यूस हो जाता है, और ए बैंड उसी सेम का रहता है, उसी मतलब क्या कहते हैं शेप का रहता है, उतना ही बड़ा रहता है, ठीक है। हाँ, मोटर यूनिट क्या होती है, मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, जहां पे मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर से एक दूसरे से जुड़ते हैं उस जगह को हम कहते हैं, वो मतलब बेसिकली वो पार्ट होता है मोटर यूनिट, ठीक है। और ये होता क्या है, देखो मोटर न्यूरॉन जो होती है बेसिकली क्या करती है, अपना सिग्नल लाती है ना मसल फाइबर के पास, जिससे मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या एनएमजे किसे कहते हैं, जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, जो मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा, यानी आपको पता है सार्कोलेमा मतलब जो मसल फाइबर की प्लाज्मा लेमा है, या कह लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मसल फाइबर की और जो मोटर न्यूरॉन होती है उनके बीच के जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो याद करना इसको आसान है ना। अब यहाँ पे एक चीज और पढ़ दो, हमारी मसल्स में रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है, रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। जो मायोग्लोबिन होते हैं ये दो तरह के होते हैं, रेड फाइबर्स और व्हाइट फाइबर्स, है ना। जो रेड फाइबर्स होते हैं मायोग्लोबिन के बेसिस पे बेसिकली दो तरह के रेड मतलब मसल्स की सेल होती हैं, या कह लो मसल फाइबर दो तरह के होते हैं मायोग्लोबिन के बेस पे, है ना, रेड फाइबर्स और व्हाइट फाइबर्स। जो रेड फाइबर्स होते हैं इनमें हाई मायोग्लोबिन कंटेंट होता है, और क्योंकि मायोग्लोबिन रेड कलर का होता है इस वजह से ये फाइबर्स रेड कलर के दिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होता है, और ये इन मसल्स को हम एरोबिक मसल्स कहते हैं, जिनके अंदर हमारे पास मायोग्लोबिन ज्यादा होता है ना, उनको हम कहते हैं एरोबिक मसल, क्योंकि मायोग्लोबिन में क्या है ऑक्सीजन स्टोर है, ठीक है। जो व्हाइट फाइबर्स होते हैं इनमें मायोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होती है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे काफी ज्यादा होता है ना, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल फाइबर का है ना, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफी ज्यादा होता है, और इन मसल्स को हम एनएरोबिक मसल कहते हैं, ठीक है। एनएरोबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज ना हो रहा है, एरोबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा हो। अब हम आते हैं स्केलेटन सिस्टम पे, ठीक है। तो अब हमें बोन्स पढ़ना है, और मैं आपको टोटल गिना दूंगा 206 बोन, है ना, 206 बोन मैं आपको गिना दूंगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं स्केलेटन सिस्टम, टोटल कितनी बोन होती है हमारे स्केलेटन सिस्टम में 206, और ये बोन्स में कैल्शियम सॉल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारे कार्टिलेज होते हैं उनके अंदर कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट पाए जाते हैं, सॉल्ट का नाम रखना, बोन में कैल्शियम सॉल्ट, कार्टिलेज में कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम को हमने दो भाग में डिवाइड किया है, एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन। जो एक्सियल स्केलेटन है इसके अंदर 80 बोन होती है, और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होती है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे हाथ और पैर आते हैं, पैर क्या होता है ठीक है। फिलहाल पहले हम एक्सियल स्केलेटन पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या होता है, देखो तीन चीज आती हैं, सबसे पहले देख लो एक्सियल स्केलेटन में ये तीन चीज आती है जो कि आपके सामने है, हाँ अब अच्छे से दिख रही हो, ठीक है। क्या क्या, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स, ठीक है। ये तीन चीज आती है किसके अंदर, एक्सियल क्या कहते हैं स्केलेटन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले स्कल में आ जाते हैं। स्कल में टोटल 22 बोन होती हैं, जिसमें से 8 क्रेनियल बोन होती है यानी आपकी खोपड़ी बनाती हैं, और 14 फेशियल बोन होती है यानी आपका चेहरा बनाती है, ठीक है। तो स्कल में 22 बोन होती है, जिसमें से 8 क्रेनियल है और 14 फेशियल होती है, ठीक है। एक हॉयर्ड बोन होती है स्कल के जस्ट नीचे यहाँ पे पाई जाती है ना, गले के पास में, गले में ऊपर मतलब आपकी खोपड़ी में ही होती है, मतलब नीचे साइड होती है, ठीक है, हायर्ड बोन। तो हायर्ड बोन कितनी होती है, एक होती है, नंबरिंग मैंने हर जगह कर रखी है ना, 22 यहाँ पे है। हायर्ड बोन क्या हो गई, एक और हो गई। हायर्ड जो है ये एक यू शेप की बोन होती है एट बेस ऑफ बक्कल कैविटी, है ना, आप तो समझ में आ गया होगा, बक्कल कैविटी यानी मुंह के आपके बेस पे होती है हायर्ड बोन, ठीक है। इसके अलावा हमारे ईयर में, ये YER नहीं EAR होगा, है ना, हमारे कान में, ठीक है, हमारे कान में मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन पाई जाती है, जिन्हें हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, है ना। और क्योंकि 2 कान है तो दोनों कानों में 3 3 पाई जाएगी, तो टोटल 6 ईयर ऑसिकल्स हो जाएंगे, समझ में आ रहा है।
कितना ईयर ऑस्कल टोटल कितने होंगे? 6 होंगे, क्योंकि एक तरफ 3 है, दूसरे तरफ भी 3, 2 कान है, दोनों कानों में 3 बोन पाई जाएगी। अब इन बोन का आपको याद रखना है, मैलियस, इंकस, स्टेप्स, ये 3 बोन होती है, ठीक है। और ये बाहर से अंदर की ओर, सबसे बाहर मैलियस होती है, उसके बाद इंकस, फिर होती है स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, जो हमारा स्कल होता है इसको हम डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहते हैं, और इसलिए कहते हैं क्योंकि स्कल अटैचेस टू सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बाय 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, मतलब 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल से जो हमारा स्कल होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से जाके अटैच होता है, इसीलिए डाइकॉन्डाइलिक है ना। 2 कॉन्डाइल है, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, इसलिए डाइकॉन्डाइलिक स्कल, ठीक है। अब ऑसिपिटल कॉन्डाइल क्या होते हैं ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है, सीधी बात, ठीक है। तो अभी इतना डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में ये नहीं है कि ये क्या होते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो काउंट करते हैं कितनी बोन होगी। स्कल में यहाँ पे 22 होगी, एक ये 22 एक 23 हो जाएगी, 23 और 6 29 है ना। 29 बोन तुम्हारी हमारी क्या होता है, ठीक है। 29 बोन कुल हमारी किस में आ गई? स्कल के अंदर आ गई, ठीक है। 206 बोन काउंट करनी है, इस वजह से मैं आपको काउंट करा रहा हूँ, ठीक है। तो 22 बोन स्कल के अंदर, हायर्ड बोन एक हो गई, और मिडिल ईयर में टोटल 6 बोन है ना, 3 इधर 3 उधर, तो टोटल 29 बोन हो गई हमारे इधर, ठीक है। अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम में। वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास वर्टिब्री पाई जाती है ना। कितनी टोटल वर्टिब्री? 26 वर्टिब्रा हमारे मतलब वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती है। कितनी? 26 वर्टिब्रा, ठीक है। जो सबसे पहली वर्टिब्रा होती है उसको एटलस कहते हैं, ठीक है ना। बाकियों वर्टिब्रा का मतलब, जो बाकी वर्टिब्रा उनका नाम नहीं याद करना अभी, फिलहाल पहली का याद करना है। पहली वर्टिब्रा को हम एटलस कहते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो बीच में हॉलो होता है, और इस हॉलो पोर्शन को हम न्यूरल कैनल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, टोटल 26 वर्टिब्रा हमारी 5 अलग अलग भागों में डिवाइड की गई हैं। जो सर्विक्स रीजन में है, बेसिकली जो हमारे चेस्ट रीजन में है, उनको हम सर्वाइकल कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। टोटल 7 वर्टिब्रा हमारे सर्वाइकल रीजन में है, ठीक है। 12 वर्टिब्रा हमारे थोरेसिक रीजन में, थोरेसिक वाली चेस्ट रीजन में है, सर्वाइकल वाली हल्की सी ऊपर है ना। हमारी जो आप कह लो क्या कहते हैं, आप समझ लो जहां से इस, लेकिन अभी आपने बोर्ड नहीं पढ़ी है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी रहने दो समझने को, ठीक है। तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, 12 वर्टिब्रा हमारी थोरेसिक में है, ठीक है। 5 हमारे पास लंबर वर्टिब्रा हैं, एक सैक्रल वर्टिब्रा है, और एक कॉक्सियल वर्टिब्रा है। जो सैक्रल और कॉक्सियल वर्टिब्रा है ना, ये दोनों फ्यूज्ड होकर बनी हुई है। बेसिकली ये पहले 1 नहीं थी, ये एक से ज्यादा होती हैं, लेकिन बाद में क्या होती हैं, वो 2-3 बोन जो भी होती हैं वो फ्यूज हो जाती हैं और एक अकेली बन जाती है। तो एक सैक्रल और एक कॉक्सियल, टोटल 26 हो गई। अच्छा, हमने स्कल में 29 देखा था और यहाँ पे 26 देख लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं रिब्स पे, ठीक है। तो रिब्स हमारी, पहले कनेक्शन देख लेते हैं, रिब्स कहाँ कनेक्टेड रहती हैं। तो देखो, वेंट्रल साइड यानी हमारे पेट के साइड में एक बोन होती है स्टर्नम, एकदम चेस्ट पे होती है, ठीक है। स्टर्नम नाम की बोन होती है। तो जो रिब्स होती है वेंट्रल साइड में, हमारे पेट के साइड में, या कह लो हमारे जो सीना होता है, जो चेस्ट होता है, उसके साइड में स्टर्नम से कनेक्टेड होती है। और डॉर्सल यानी जो हमारा पीठ वाला साइड होता है, वहां पे वर्टिब्रल कॉलम जो होती है उससे कनेक्टेड होती है। ये रिब्स का कनेक्शन है, मतलब वो दोनों साइड कनेक्टेड रहती है। टोटल हमारे अंदर 12 पेयर रिब्स पाई जाती है, यानी टोटल 14 बोन होंगी, है ना। 12 पेयर यानी 12 जोड़ा है ना, तो टोटल 24, 14 बोला था ना मैं, 24 होगी, है ना। तो 12 दो ना 24, टोटल 24 रिब्स हमारे अंदर पाई जाएंगी, ठीक है। 1 से लेके जो 7th पेयर रिब होती है, इनको ट्रू रिब कहते हैं। और ट्रू रिब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्टेड रहती है। जो 8th 9th 10th रिब्स होती हैं, इनको हम फॉल्स रिब कहते हैं। और रीजन क्या है कि ये डॉर्सली तो वेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड होंगी, लेकिन वेंट्रली जो है ये 7th रिब से अटैच होती है। वेंट्रली ये स्टर्नम से नहीं अटैच होती है, 7th रिब से अटैच होती है, इसीलिए इनको फॉल्स रिब कहा जाता है। जो 11th और 12th पेयर वाली रिब होगी, इनको फ्लोटिंग रिब कहते हैं। और फ्लोटिंग रिब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेंट्रली कनेक्टेड ही नहीं रहती। डॉर्सल साइड में तो ये भी वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड रहेंगी, लेकिन वेंट्रल साइड में ये कोई कनेक्शन इनका रहता ही नहीं है, तो ये ऐसा फ्लोट करती रहती है वेंट्रल साइड में। तो 11th और 12th पेयर वाली जो रिब होती है उनको फ्लोटिंग रिब कहते हैं। तो टोटल हमारे पास रिब्स कितनी होगी? 24 रिब्स, है ना। टोटल 24 रिब्स हो गई, ठीक है। अच्छा, एक और है हमारे पास स्टर्नम, एक है स्टर्नम। स्टर्नम को हम चेस्ट बोन कहते हैं, सामने ही आपके होती है। ये सारी की सारी जो आपने पढ़ा अभी तक, ये सारे के सारे कहाँ पे हमने देखे? एक्सियल स्केलेटन में। अब देखते हैं इस 80 बोन हो रही है या नहीं, है ना, जोड़ के देखते हैं। तो हमारे पास 29 बोन स्कल और हमारे कानों को मिला के हो गई थी, है ना, हायोइड बोन, स्कल और कान, है ना। हमारे पास 26 वर्टिब्रा है और हमारे पास 24 क्या है?
रिब्स है ना, 12 पेयर यानी 24 रिब्स है। इसके अलावा एक हमारे पास स्टर्नम है, ऐड करो इसको, 9 1 10 6 4 10 यानी 20 हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, 80 बोन कंप्लीट हो गई किसकी, एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, अब आते हैं एपेंडिकुलर पे। एपेंडिकुलर स्केलेटन जो हमारा होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, दो चीजें आती हैं, हमारे लिम्स यानी हाथ पैर और हमारे गर्डल्स है ना, गर्डल अभी हम पढ़ेंगे, पहले लिम्स पे आते हैं। तो हाथ और पैरों की बोन देखो, अगर एक एक हाथ की बात हो रही है ना, एक हाथ की बात करें हम, तो हमारे पास एक ह्यूमरस होती है ना, जो कि हमारी सॉरी बना देता हूं इंसान है ना, ये इस इंसान का हाथ है, ठीक है, कुछ ऐसे है ना, रहन दो ना बनाते, है ना, समझ में आ जाएगा आपको। ह्यूमरस जो हमारी बेसिकली जहां आपकी बाइसेप होती है, वहां पे जो हड्डी है मोटी सी बड़ी सी, उसको ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है, फिर जो आपका फोर आर्म होता है, सामने वाला हाथ होता है, उसमें दो बोन होती है, रेडियस और अल्ना। ठीक है, रेडियस एक होती है और एक अल्ना होती है। रेडियस अल्ना कैसे पहचानते हैं, तो जो अल्ना होती है ये हमारे लिटिल फिंगर के साइड होती है, जो हमारी लिटिल फिंगर होती है उसके साइड जो बोन होती है वो अल्ना होती है। ठीक है, और जो अपोजिट होती है लिटिल फिंगर के बगल में होती है वो रेडियस होती है। ठीक है, फिर हमारी जो रिस्ट बोन होती है, जो हमारी कलाई होती है, उसमें 8 बोन पाई जाती है जिन्हें कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, जो हमारी पाम है, जो हमारी हथेली है, उसमें 5 बोन पाई जाती है जिन्हें हम मेटाकार्पल कहते हैं, और हमारी फिंगर्स में 14 बोन पाई जाती है जिन्हें हम फेलेंजेस कहते हैं। काउंट करो कितनी होगी, 14 बोन जो हमारी डिजिट्स हैं, है ना, जो फिंगर को ही डिजिट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो उनको फेलेंजेस कहते हैं। तो काउंट करो कितनी होगी, 14 5 19 19 और 20 21 22, 22 में 8 जोड़ दो 23 हो गई। तो एक हाथ में 30 बोन है ना, टोटल 2 हाथ होते हैं, 2 हाथ में 60 बोन है ना। लेग्स की बात करते हैं, एक पैर की बात हो रही है, तो हमारे पास जो थाई में बोन होती है, बोन लिखा हुआ है यहाँ पे, जो हमारे है ना जांग पे बोन होती है, जिसे हम फीमर कहते हैं, फीमर है ना, फीमर सबसे बड़ी बोन होती है हमारी बॉडी की, तो एक फीमर पाई जाती है। फिर अगर हम नीचे की साइड जाएं तो हमारे पास एक टिबिया पाई जाती है और एक फिबुला पाई जाती है। जैसे आपने फोर आर्म में देखा था, वैसे ही यहाँ पे टिबिया और फिबुला का अरेंजमेंट होता है, एक दूसरे के जस्ट बगल बगल। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा एंकल होता है, जो एंकल ही समझो है ना, जैसे हमारी हड्डी रिस्ट होती है, वैसे ही एंकल होता है ना पैरों में, वहां पे 7 बोन पाई जाती हैं जिन्हें हम टार्सल कहते हैं, है ना। हथेली सॉरी कलाई वाली बोन को कार्पल कहते थे और एंकल की बोन को टार्सल कहते हैं, 7 होती है। और कार्पल कितनी होती थी, 8, लेकिन यहाँ पे टार्सल 7 होती है। अच्छा, 5 हमारे पास मेटाटार्सल होती हैं जो कि हमारे पैर में होती हैं, और 14 अगेन फेलेंजेस होती हैं, यानी जो हमारे पैर की उंगलियां हैं उसमें 14 बोन। एक यहाँ पे पटेला होता है, पटेला यानी जो हमारी नी कैप होती है, जो हमारी क्या कहते हैं उसे, कोहनी होती है, या जो ये होती है, कोहनी कह रहा हूँ सॉरी, घुटना है ना, घुटने पे जो हमारी नी कैप होती है उसे पटेला कहते हैं। अगेन फिर से हम काउंट करते हैं, एक 14 एक 15 15 5 20 20 7 27 28 29 30, यानी एक पैर में 30 हड्डी है ना, एक पैर में 30 हड्डी, और दो पैर होते हैं 60 हड्डी, यानी 120 हमारे पास तो लिम्स में हो गई है ना, 120 हड्डियां लिम्स में हो गई। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमने लिखा कितना था, 126 है ना, तो 120 तो हो गई। अब और देखते हैं, गर्डल्स पे आ गए हम है ना। तो देखो गर्डल्स में हमारे पास दो गर्डल होते हैं, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल बेसिकली हमारा कंधा है, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल हमारे कंधे की बात हो रही है, ठीक है। और पेल्विक गर्डल गर्डल जो है वो हमारे कमर की बात हो रही है, या कह लो आपके हिप बोन की बात हो रही है ना, जो आपका हिप है वो बात हो रही है, पेल्विक रीजन। ठीक है, पेक्टोरल गर्दन में अगर हम एक साइड की बात करें तो हमारे पास सिर्फ दो बोन होती हैं, एक क्लेविकल होती है और एक स्कैपुला होती है ना। कंधे में पूरा कंधा नहीं बात कर रहा हूँ है ना, कंधे के साइड में आपको दिखेगी। ठीक है, जो इस क्लेविकल होती है उसे हम कॉलर बोन कहते हैं, और इसी को ब्यूटी बोन कहा जाता है ना, जो कि दिखती है आपकी है ना, जब आप थोड़ा सा फिट होते हो या फिर आप कमजोर होते हो तो दिखती है ना, आप बहुत ज्यादा मोटे हो तो नहीं दिखती है। तो क्लेविकल को कॉलर बोन या ब्यूटी बोन कहते हैं, और एक स्कैपुला होती है। जो स्कैपुला है ना, ये ट्रायंगुलर बोन होती है, ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है, और ये सेकंड और सेवेंथ रिब के बीच में सिचुएटेड होती है। किसके, सेवेंथ और सेकंड रिब के बीच में होती है। ठीक है, स्कैपुला के ऊपर एक रिज होती है, एक उभार होती है, जिसे हम स्पाइन कहते हैं, और यही स्पाइन जो थोड़ा जो स्पाइन है, यही आगे चल के एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है। तो बेसिकली होता क्या है, मान लेते हैं स्कैपुला थी, साइड से आप देख रहे हैं, और कुछ ऐसे उभार है, इस उभार को, स्कैपुला के इस उभार को हम स्पाइन कह रहे हैं, और यही स्पाइन आगे चल के ऐसे हो जाता है,
ये जो प्रोसेस बन गई है ये चीज, इसको हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, तो स्कैपुला के ऊपर एक स्पाइन होती है, एक रिज होती है जिसे स्पाइन कहते हैं, और स्पाइन आगे चल के एक्रोमियन प्रोसेस बना देता है। ठीक है, जो एक्रोमियन प्रोसेस है उसमें एक डिप्रेशन होता है, एक गड्ढा होता है जिसे हम कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी, और जो ग्लेनोइड कैविटी है वो ह्यूमरस से मिलके शोल्डर ज्वाइंट बनाती है। ठीक है, ग्लेनोइड कैविटी जो होती है उसी के अंदर ह्यूमरस क्या होती है, फिट हो जाती है, और उसी से बनती है क्या, हमारी शोल्डर ज्वाइंट। ठीक है, दूसरा आता है पेल्विक गर्डर। अच्छा, फिर से पेक्टोरल गर्डर में कितनी बोन होगी, तो एक हाफ में, यानी एक साइड अगर आप लेफ्ट की देखो या सिर्फ राइट की देखो तो दो बोन है, टोटल कितनी हो जाएंगी, चार, है ना, दोनों साइड का आप मिलाओगे तो चार हो जाएंगे। ठीक है, पेल्विक गर्डर देखो जरा, पेल्विक गर्डल के एक हाफ में एक कॉक्सल बोन होती है, एक ही बोन होती है जिसे कॉक्सल बोन कहते हैं। जो कॉक्सल बोन है ये पहले तीन अलग अलग बोन में होती थी, फिर उसका फ्यूजन हो जाता है तब बनती है। तो कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, इलियम, इशियम और प्यूबिस। तो इलियम, इशियम, प्यूबिस के मिलने से कॉक्सल बोन बनती है, इन तीनों के जुड़ने से। ठीक है, एट पॉइंट ऑफ फ्यूजन, जहां पे ये इलियम, इशियम, प्यूबिस तीनों बोन जुड़ती है, फ्यूज होती है, एक कैविटी बन जाती है जिसे हम एसिटाबुलम कहते हैं, और एसिटाबुलम के अंदर थाई बोन आर्टिकुलेट करती है। आर्टिकुलेट मतलब होता है जुड़ना, तो थाई बोन जो होती है, फीमर जो हमारी होती है, वो एसिटाबुलम के अंदर फिट हो जाती है। ठीक है, तो हमारा ये जो हिप जॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो अब अच्छा, अब पेल्विक गर्डल में कितने हो गई, एक कॉक्सल बोन टोटल, एक साइड में एक कॉक्सल बोन, दूसरे साइड में दूसरी, तो दो हो गई यहाँ पे। तो यानी टोटल हमारे पास गर्डल्स में 6 बोन हो गई। और अगेन अब आप काउंट कर सकते हो कि लिम्स में हमने देखा था कि हाथ में, दोनों हाथ मिला के 60 बोन, दोनों पैर मिला के 60 बोन, और गर्डल्स में 6 बोन, 126 हो गया। ठीक है, तो आपने बोन एक एक करके काउंट कर लिया। अब आप अपनी बॉडी को देखिएगा और एक काउंट करने की कोशिश करिएगा, अगर टाइम होगा तब, है ना, फालतू नहीं। ये हमारा आखिरी पेज आ गया जिसमें हम जॉइंट्स और डिसऑर्डर पढ़ेंगे। जॉइंट्स पढ़ते हैं, तो देखो हमारी बॉडी में बोन्स के अंदर कई सारे तरह के जॉइंट पड़ते हैं, पाए जाते हैं। जैसे पहला है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं देखी जाती। जैसे हमारा क्रेनियम, यानी जो हमारी खोपड़ी होती है, उनमें कई बोन है आपस में जुड़ी हुई है, कैसे, फाइब्रस जॉइंट के द्वारा, कोई मूवमेंट नहीं हो सकता वहां पे। ठीक है, दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है जिसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है। जैसे वर्टिब्रा के बीच में कार्टिलेज पाए जाते हैं, तो आप वर्टिब्रा को आप टेढ़ी कर सकते हो, सीधी कर सकते हो, पीछे की ओर ले जाते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, है ना, थोड़ा बहुत, तो लिमिटेड मूवमेंट है। तीसरा होता है साइनोवियल जॉइंट, जिनमें बहुत अच्छा मूवमेंट पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी, और साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसकी वजह से आपका मूवमेंट अच्छे से हो पाता है। ठीक है, साइनोवियल में कई सारे जॉइंट आते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। हिंज जॉइंट, अच्छा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में पूरा मूवमेंट होता है, आप गोल गोल पूरा हाथ पैर को घुमा सकते हो, है ना, जो आप शोल्डर है, जो आपका कंधा है, वहां से हाथ अटैच है, आप अपने हाथ हाथ को पूरा घुमा सकते हो, क्यों, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, दूसरा हिंज जॉइंट है, जहां पे सिर्फ एक ही तरफ को मूवमेंट होता है, जैसे आपका घुटना, या फिर आपका जो यह हाथ में कोहनी है, कोहनी के एक साइड को मूवमेंट होता है, दूसरे साइड का नहीं होता है। ठीक है, वो हिंज है। तीसरा पिवट जॉइंट, मतलब एक चीज के ऊपर दूसरी चीज आप रख दो, इसका एग्जांपल में एटलस और एक्सिस आती है। एटलस मैंने बताया था पहली वर्टिब्रा है, एक्सिस दूसरी वर्टिब्रा है, तो एटलस और एक्सिस के बीच में, ये सेकंड वर्टिब्रा लिख दिया है ना, इनके बीच में पिवट जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग मतलब थोड़ा सा आप कह लो सरकना वाला, है ना, एक दूसरे के ऊपर सरकना, जैसे हमारे कार्पल्स, यानी जो हमारी रिस्ट होती है, जो हमारी कलाई होती है, उसको आप मूवमेंट करो, वो है ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, आखिरी में है सैडल जॉइंट, जो हमारा थंब होता है और मेटाकार्पल होती है, बिटवीन मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, जो हमारे थंब की मेटाकार्पल्स होती हैं और जो कार्पल होती है उनके बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सैडल जॉइंट। ठीक है, अब आते हैं डिसऑर्डर्स पे। डिसऑर्डर, सबसे पहले मास्थेनिया ग्रेविस आ जाता है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यहाँ पे होता क्या है, एनएमजे इफेक्ट होता है, यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होता है। इसमें होता क्या है, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल कमजोर हो जाती है और उसकी पैरालिसिस होती है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। होता क्या है इसमें, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, जो स्केलेटन की मसल होती है वो धीमे धीमे डीजनरेट करने लगती है। ठीक है, टिटेनी, टिटेनी में क्या होता है, रैपिड स्पाज्म, दैट इज वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। रैपिड मतलब होता है तेज, स्पाज्म मतलब समझ लो जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाना मसल्स का, है ना, एकदम ऐठ जाना, है ना, अचानक से ऐठ जाना। ठीक है, तो ये होती है टिटेनी में, और होता क्या है, ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी। ठीक है,
आर्थराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन होता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जहां पे बोन का मास डिक्रीज कर जाता है, और इसका एक बहुत ही बड़ा कॉमन कारण है लो एस्ट्रोजन लेवल। तो एस्ट्रोजन लेवल का अगर कमी हो जाती है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस आसानी से देखने को मिलता है ना। गाउट यानी गठिया जिसे आप कहते हैं, इसमें भी जॉइंट्स का ही इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे आर्थराइटिस में होता है वैसे यहाँ पे भी होता है। लेकिन यहाँ पे होता है एक चीज, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, यानी यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो जॉइंट्स में जाके एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो फिर यहीं पे हमारा लास्ट पेज था, है ना। ये हमारा पहला पेज था, ये दूसरा, और ये हमारा तीसरा पेज था, ठीक है। तो यहीं पे हमारा माइंड मैप खत्म होता है। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, है ना। और कोई क्वेश्चन समझ में, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो तुरंत मैसेज करना, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।